हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीना बिश्नोई एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट ईवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के रीड का। ठीक है, तो आज पिछले क्लास में हमने पिछले जो वीडियो लेक्चर है आपने उसके अंदर 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे और ये पेपर है रीड का 2017 का पीआरटी लेवल का लेवल 1। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 131 आपके सामने क्या कहता है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? विच इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान? तो देखिए, राजस्थान का जो स्टेट बर्ड है दैट इज गोडावण। कौन है? गोडावण। और इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये आपको याद रखना है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ठीक है, और अगर राजस्थान का नेशनल गेम पूछ ले तो वो है बास्केटबॉल। अगर गेम पूछ ले तो क्या है? बास्केटबॉल है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 132 क्या कह रहा है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विच प्लेस ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट रेनफॉल? तो देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज माशिनराम। क्या है? माशिनराम। और माशिनराम जो है ये मेघालय स्टेट के अंदर ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है। तो देखो, अब की बार आपके पास ऑप्शन में इसका नाम दे रखा है कि माशिनराम में भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगली बार हो जाए कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा, किस स्टेट में किस प्लेस पे होती है, तो आप कहेंगे मेघालय स्टेट। ये मेघालय स्टेट के अंदर एक टाउन है ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में। आपको याद रखना है किस स्टेट में है ये? मेघालय के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 132। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? तो आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, वो आपके पास आएगा फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन, कोल, पेट्रोलियम। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है कि जो हमें नेचर से मिल जाए, जो हम रीजनरेट कर सकें। लेकिन कोल और पेट्रोलियम ऐसे फ्यूल हैं जो एक बार ख़त्म हो गए तो वो जनरेट नहीं होंगे। तो ये हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। और देखो, इससे 2-3 बातें और क्लियर होती है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जो विद्युत से बिजली बनाई जाती है। ठीक है, विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, ये सब क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो क्वेश्चन नंबर 134 का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 134। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, हु क्वाइंड द टर्म इकोसिस्टम? इकोसिस्टम टर्म किसने क्वाइन की, मतलब पालतंत्र शब्द का गठन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा टेंसले। किसने किया? टेंसले ने दी थी इकोसिस्टम टर्म। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 135 एंड दैट इज द बिलोंग्स टू द पेडागोजी ऑफ ईवीएस। ये ईवीएस की पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स? कह रहा है इनमें से कौन सी अप्रेक्षित शिक्षण सामग्री है? नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड का मतलब होता है अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री का मतलब होता है कि ऐसी शिक्षण सामग्री, ठीक है, जिसमें क्या है कि बच्चा सामने नहीं देख पा रहा है, प्रोजेक्ट का यूज नहीं हो रहा है, तो वो आपके पास होती है चार्ट। क्योंकि जब हम चार्ट लगा देते हैं तो उसमें कोई प्रोजेक्टर यूज नहीं होता। लेकिन जब आप फिल्म स्ट्रिप यूज करते हैं, एपीडियोस्कोप यूज करते हैं, एपीडियोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, चित्र विस्तारक यंत्र है, और स्लाइड यूज करते हैं तो वो प्रोजेक्टेड है, प्रोजेक्टर से हम उसको चलाते हैं। लेकिन जो चार्ट है वो हमारे पास क्या है? नॉन प्रोजेक्टिंग टीचिंग एड है, अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके हिंदी में क्या पता आपको वर्ड समझ में ना आए, लेकिन नॉन प्रोजेक्टिंग टीचिंग एड समझ करके आप समझ जाएंगे कि ऐसी एड आपको बतानी है, टीचिंग एड, जो मतलब जिसके अंदर प्रोजेक्टर का यूज नहीं हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चार्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर एंड क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूड्स। देखिए सुनिएगा, इन्वायरमेंट के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। जो पर्यावरण होते हैं उसके 2 घटक होते हैं, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। तो जो जैविक घटक है, ठीक है, जो बायोटिक कंपोनेंट है उसमें लिविंग थिंग्स होती हैं। क्या होती है? लिविंग थिंग्स। तो अब आप देखिए उसमें जीवित चीजें होती हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द प्लांट्स, पौधे। क्योंकि जो हमारे पास लैंड है, एयर है, वाटर है, ये क्या है आपके पास? नॉन लिविंग थिंग्स है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 137। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये रिपीट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 137 देखिए क्या कह रहा है, मिनीमाता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मिनीमाता डिजीज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मिनीमाता डिजीज कब होता है? जब मर्करी पोल्यूशन होता है,
Hg पोल्यूशन लिखा है। यहाँ पर जो Hg है ना, ध्यान से सुनेंगे आप, यहाँ पर जो ये Hg है इसका मतलब आप हिंदी में इसे बोलते हैं पारा। क्या बोलते हैं? पारा। और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं मरकरी। क्या कहते हैं? मरकरी। जब मरकरी की अधिकता हो जाती है, जब पारा की अधिकता हो जाती है, तब हमारे पास जो डिजीज होता है उसे हम बोलते हैं क्या? मिनीमाता रोग। क्या बोलते हैं? मिनीमाता डिजीज बोलते हैं। ठीक है। और मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी इकलौता ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए हम इसके ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन तो आपके पास क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी हुआ, दैट इज द करेक्ट। बट इसके और ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि अब की बार मरकरी से पूछा है तो नेक्स्ट टाइम कैडमियम पोल्यूशन से क्या होता है ये भी पूछ सकता है। तो कैडमियम भी एक मेटल, और कैडमियम के पोल्यूशन से क्या होता है? कैडमियम के प्रदूषण से Cd क्या है यहाँ पर देखना, Cd यहाँ पर है कैडमियम। क्या है? Cd यहाँ पर कैडमियम है। तो देखिए कैडमियम के पोल्यूशन से क्या होता है? एक डिजीज हो जाता है जिसे हम बोलते हैं इटाई इटाई। ठीक है, इताई इताई बोलते हैं, कई कई से इटाई इटाई बोलते हैं। ये रोग होता है कैडमियम प्रदूषण से। ठीक है। तो ये क्या होता है इताई इताई? ये स्पाइन और ज्वाइंट के अंदर जो पेन होने लग जाता है। ठीक है, जो ज्वाइंट होते हैं ना अपने जोड़, उनके अंदर दर्द होने लग जाता है जहाँ कैडमियम पोल्यूशन होता है, उसकी वजह से होता है ये इटाई इटाई डिजीज। और ये इट इज़ नोन एज वन ऑफ द 4 बिग पोल्यूशन डिजीज ऑफ जापान। जापान के अंदर जो 4 मेन प्रदूषण से होने वाले रोग है उनमें से एक होता है ये कौन? इटाई इटाई। और ये कैडमियम की अधिकता की वजह से होता है। तो आई होप आपको 2 क्वेश्चन याद हो गए। मरकरी के पोल्यूशन की वजह से क्या? मिनीमाता। और कैडमियम की वजह से क्या? कैडमियम की वजह से इटाई इटाई। ठीक है, क्या होता है आपके पास? इटाई इटाई। अब आता है नेक्स्ट, देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है आपके पास। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से क्या होता है? श्वसन संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने संबंधी प्रॉब्लम हो जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 138। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 138। ठीक है, आपके सामने है। चलो देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है आपका। इन इन्वायरमेंट एजुकेशन विच टीचिंग मेथड इज रिलेटेड टू ग्रुप डिस्कशन। कह रहा है पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि, देखो नाम से पता चल रहा है। आप देखिएगा ऑप्शन, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। आप किसी का रोल प्ले कर रहे हैं तो आप उसमें सामूहिक चर्चा नहीं कर रहे हैं। व्याख्यान, लेक्चर दे रहे हैं आप किसी चीज़ पर तो आप उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। नरेशन, अगर आप किसी चीज़ के बारे में वर्णन कर रहे हैं तो भी नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सिम्पोजियम। ठीक है, दैट इज विचार गोष्ठी। जब विचार गोष्ठी होती है तो क्या होता है? आपके पास सामूहिक चर्चा होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द सिम्पोजियम। देखिए ये भी ईवीएस के पेडागोजी से एक क्वेश्चन है। और पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज यूज करते हैं, थोड़ी पेडागोजी अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आपके पास, इसके लिए आपकी CDP स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉट रिलेटेड विद इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? पर्यावरण का संरक्षण मतलब आपको इन्वायरमेंट बचाना है तो उसके अंदर क्या नहीं है? कह रहा है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना। बताओ, पेड़ों को अगर आप काट दोगे तो क्या आपका पर्यावरण बचेगा? तो इसका तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो आपके पास क्या है? डिफॉरेस्टेशन या फिर वनोन्मूलन। ठीक है, क्या है? वनोन्मूलन। बाकी देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों को बचाइए, बिल्कुल इन्वायरमेंट बचेगा। मैसिव प्लांटेशन का मतलब क्या? बहुत सारे पौधे लगाइएगा तो भी इन्वायरमेंट सेफ रहेगा। क्लीनिंग ऑफ वाटर बॉडीज, जो पानी जो है जिसके अंदर रहता है उनकी सफाई कीजिए तो भी बचेगा। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक है। कौन सा ऑप्शन रॉन्ग हुआ? देखो, एक क्वेश्चन को पढ़ते वक्त गलती नहीं करनी है। इसने पूछा नोट, ये नोट वाले क्वेश्चन पे फोकस करने की बहुत नीड होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 140, दैट इज IEEP का पूर्ण रूप क्या है? ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IEEP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर बी, इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। देखो मिलते जुलते लग रहे हैं आपको सारे। ठीक है, अगर आप ऑप्शन देखोगे ना तो आपको सारे मिलते जुलते लग रहे हैं। तो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम होता है। एक बार फिर से बोलेंगे, IEEP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। और ये जो IEEP है इसका जो गठन है वो यूनेस्को एंड UNEP ने मिलकर के किया है। किसने? यूनेस्को। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने? कि IEEP का जो गठन है वो 2 संस्था है हमारे पास, एक है यूनेस्को और एक है अपने पास UNEP। इन दोनों ने मिलकर के किया। आपको याद रखना है UNEP की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। ये होती है यूनाइटेड नेशन
इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। और जो यूनेस्को होती है इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये होती है। इन दोनों ने मिलकर के, यूनेस्को और यूएनईपी ने IEEP की गठन किया था। और IEEP का जो मेन एम है वो क्या है, ध्यान से सुनिए। इसका करेक्ट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर बी हो ही गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन IEEP का क्या उद्देश्य है, क्यों स्टार्ट किया यूनेस्को और यूएनईपी ने ये, टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंट, लोगों को इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक करना। एंड हाउ टू मोबाइल एजुकेशन फॉर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, और जो एजुकेशन है उसको पर्यावरण जागरूकता से जोड़ना, शिक्षा को, ठीक है। तो ये आपके पास थे आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और टीचिंग एग्जाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चन, चाहे आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, EVS के इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू।